Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। वो हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी को देखते हुए तैयार किया गया है। तो स्लोवाकिया जो देश है दोस्तों, हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और मैंने आप लोगों से बोला था एक दिन की मैप में इसको देख लेना। तो आज दोस्तों यहाँ पे उस कंट्री के ऊपर इस क्वेश्चन को रेडी किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाता है। स्लोवाकिया से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अपने बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, उन कंट्रीज़ के नेम बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन या हंगरी, या ऑप्शन नंबर बी चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, यूक्रेन या पोलैंड, या ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, या ऑप्शन नंबर डी चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी को आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं आज के इंडेक्स के ऊपर। देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आर्टिकल है, जिसके बेसिस पर हमारा थंबनेल भी आपको देखने को मिलेगा। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है। तो उसकी वजह से जो मोसाद है, इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट, वो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड की है। क्या है पूरा मैटर, इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 2 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों लायन टेल मैकाओ के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी 2013 में ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। फिर पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको डिफेंस वाले सेक्शन में हम लिखेंगे। बात हो रही है हमारी आर्मी को 27,000 AK-203 राइफल्स मिल रहे हैं थ्रू जॉइंट वेंचर। तो भारत और यूएस के बीच का ये जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, जिसके तहत बहुत सारे राइफल्स हमने रिसीव किए हैं। इन राइफल्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया रशिया के डिफेंस रिलेशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेन्स में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। आगे आते हैं। पेज नंबर 4 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, वो भी रेलिवेंट है जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस हैं दोस्तों, उनकी लिस्ट को अपडेट कर दिया है। इसमें कुछ नए पैथोजेंस को ऐड किया है जो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पैथोजेंस हैं। अब ये क्या होता है पूरा मामला, हर एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ये लिस्ट है और ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे तैयार की जाती है, और इंडिया के पास में अगर कोई ऐसी लिस्ट है तो वो कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है। बेसिक चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए। देन उसके बाद पेज नंबर 4 पर अगेन एक आर्टिकल है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के टॉपिक में डालोगे। बात हो रही है एक नई मीटिंग देखने को मिली जिसमें हमारा FATF, UNODC एंड देन इंटरपोल, ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दोस्तों, इन्होंने टेररिज्म से लड़ने को लेकर ये कुछ डिस्कशंस किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की। तो एडिटोरियल में दोस्तों एक लौता एडिटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला। अब यहाँ पे ना बहुत सारी अच्छी बातें, चीज़ें शेयर की गई हैं। कहने का मतलब ही हाल ही में आपने देखा मुंबई के अंदर में एक डस्ट स्टॉर्म आया और उस डस्ट स्टॉर्म की वजह से एक जगह पर बहुत बड़ा सा होर्डिंग था वो गिर गया, और होर्डिंग गिरने की वजह से बहुत नुकसान हुआ, कुछ लोगों की जान भी गई। तो दोस्तों वही यहाँ पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि ये होर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, कौन सी बॉडी क्रिएट करने की ज़रूरत है, काफ़ी अच्छा डेटा मैं आपको कहूँगा, इसको प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। उसके साथ साथ आज हमारे पास में एडिटोरियल इतने काम के नहीं थे, इस वजह से हमने इकोनॉमिक टाइम्स का भी एक आर्टिकल लिया है जो कि ये इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको बताऊं, यहाँ से यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स के अंदर में, आगे मैं आपको बताऊंगा। प्लस आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आपको मिलने वाला है। बात हो रही है अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा के बारे में। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकता है। $3 ट्रिलियन तक का यहाँ पर इकोनॉमी को जनरेट कर सकता है। अब ये कैसे होगा, क्या होता है ये डेटा, हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा इंडेक्स। शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। सबसे पहले हमारा थंबनेल वाला टॉपिक पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, फ्रंट पेज पर एक बड़ा सा ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। अब इब्राहिम रईसी रिसेंटली एज़रबाईजान जाते हैं। एज़रबाईजान और ईरान के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पर एक डैम बना हुआ है। उस डैम का उद्घाटन करने के लिए ये दोनों देश के प्रेसिडेंट पहुँचते हैं। कौन कौन से देश के? एज़रबाईजान के प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट। कहाँ पे पहुँचे? जस्ट यहाँ पर अपने बॉर्डर पर। अगर आप देखते हो दोस्तों, तो यह है ईरान और ऊपर यहाँ पे एज़रबाईजान है इनके नॉर्थ में, और इधर आर्मेनिया है। ठीक है, तो एज़रबाईजान से एक बहुत बड़ा बॉर्डर को शेयर करता है ईरान। इसी बॉर्डर के पास में अगर आप देखोगे, इसको मैंने मैप को जूम कर दिया है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको जूम करके अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो इन दोनों के कंट्रीज के बीच का जो बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने जंगल हैं, जिसको बोला जाता है दिजमार प्रोटेक्टेड एरिया। दिजमार फॉरेस्ट भी आप सर्च कर पाओगे। बहुत घने जंगल हैं जहाँ पे हमेशा फॉग वगैरह रहता है, एकदम कोहरा वगैरह आज के समय पर देखने को मिल रहा है। यही वो एरिया है जहाँ पर दोस्तों ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। अब वैसे यहाँ पर आर्टिकल को देखते हो तो इसमें बताया गया है कि इनका पूरा कॉन्वॉय था जो उस डैम का उद्घाटन करने के लिए गया था। उस कॉन्वॉय में 3 हेलीकॉप्टर्स थे। अब 3 में से 2 हेलीकॉप्टर तो सुरक्षित पहुंच गए अपनी जगह पर। अच्छा, ये इंसिडेंट हुआ कब? जब ये पूरा प्रोसेस हो चुका था, डैम का उद्घाटन कर दिया गया था इन दोनों प्रेसिडेंट के थ्रू, फिर ये वापस लौट रहे थे ईरान। अब होता क्या है, उसी वापस लौटते समय इनका वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। जैसे मैंने बोला 3 हेलीकॉप्टर थे, एक में ये थे और साथ ही साथ में इनके फॉरेन मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, और दूसरे बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें बाकी सारे मेंबर्स थे। तो वो दोनों तो सुरक्षित पहुंच गए। ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश कर गया, और अभी तक दोस्तों इन दोनों का ही कोई पता नहीं चला है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। रीज़न यह है कि क्योंकि यहाँ पर जो जंगल है वहाँ पे खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला, ये फोटो आप देख पाओगे आजकल ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉग है, और फॉग होने की वजह से जो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको चलाना काफ़ी मुश्किल है। उस हेलीकॉप्टर को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हमारे लिए हो जा रहा है, ऐसा यहाँ पर ईरान का कहना है। अब जब ये सारी घटना घटती है तो उसके बाद ध्यान रखिएगा, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, एक चीज़ और बता दूं, ये तो है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, लेकिन ईरान में एक सुप्रीम लीडर भी हैं, पता होगा, आयतुल्ला, है ना। तो सुप्रीम लीडर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। अब बात यहाँ पर बताई जा रही है कि उन सुप्रीम लीडर का कहना यह है कि जितने भी इन्होंने यहाँ पर टीवी पर स्पीच दी है, सभी जगह पर उसको दिखाया गया है, वो उन्होंने बोला है जो भी ईरानियंस, ईरान में जो लोग प्रेजेंट हैं, उनको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिसरप्शन नहीं होगा, देश आराम से चलेगा जैसे चल रहा था। ये बात यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है ताकि लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो पीस में रखा जा सके। अब होता क्या है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसी दौरान ट्विटर पर ये आप देख पाओगे ट्रेंड हो रहा था मोसाद। ईरान तो ट्रेंड हो ही रहा था, लेकिन मोसाद भी ट्रेंड हो रहा था। अब ये मोसाद है कि आपको पता होगा, मोसाद बेसिकली दोस्तों इजराइल की एक इंटेलिजेंस यूनिट है। अब लोगों ने यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया, या लोग कह रहे हैं इस समय पर, कि मोसाद इस पूरे घटना के पीछे हो सकता है, इजराइल हो सकता है इस घटना के पीछे। रीज़न यह है, रिसेंटली आपने देखा ईरान और इजराइल के जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, है ना। गाज़ा पट्टी के वॉर की वजह से ईरान ने अटैक भी किया इजराइल पर, इजराइल ने रिटेलिएशन भी किया, मामला ज़्यादा गंभीर हो गया दोनों देशों के बीच में। तो क्या वो उसकी वजह से जो मोसाद है वो ये कर सकेगा, ये हेलीकॉप्टर गिरा सकेगा? ऐसा यहाँ पर दोस्तों अभी ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जो ये इब्राहिम रईसी हैं और साथ ही साथ में जो फॉरेन मिनिस्टर इनके साथ में हेलीकॉप्टर में प्रेजेंट थे, उनका पता नहीं चला है, वो अभी भी मिसिंग है। तो क्या मोसाद ने इनको कैप्चर किया है? जो भी चीज़ें हैं वो आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो पता चलेंगे। अभी केवल एक अनुमान के तौर पर इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मामला आज के समय पर न्यूज़ में है। अच्छा, इन सब चीज़ों से हटकर थोड़ा सा ईरान का लोकेशन पर भी ध्यान दे लेते हैं। ईरान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। तो ईरान से अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो तुर्कमेनिस्तान है, उसके अलावा ईस्ट में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये 3 कंट्रीज़ इधर से बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। प्लस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक समुद्र है जिसका नाम है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी भी ईरान से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये इधर हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया कैस्पियन सी, ये हो गया अजरबैजान, इवन ये हो गया आर्मेनिया, ये टर्की, इराक। तो ये कंट्रीज दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। इधर आपको यहाँ पर पर्शियन गल्फ भी नजर आएगा। तो ये वो देश हैं जो ईरान के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं। इधर कैस्पियन सी है और नीचे पर्शियन गल्फ है। क्लियर? आगे आते हैं। ईरान हाल ही में न्यूज़ में भी था चाबार पोर्ट के एग्रीमेंट को लेकर। तो ईरान जो ये कंट्री बन चुका है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस बन जाए, क्योंकि अभी उससे पहले इजराइल और इनका जो डिस्प्यूट हो गया था उसकी वजह से न्यूज़ में था। बीच में चाबार पोर्ट एग्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसकी वजह से न्यूज़ में था। देन उसके बाद अब ये वाला रीज़न आ गया। तो पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर प्रेजेंट है। एनवायरमेंट वाले सेक्शन में हम इसको लिखेंगे। क्या बात हो रही है यहाँ पर? एक आपको मंकी टाइप एनिमल देखने को मिलेगा, नाम है लायन टेल्ड मैकाओ। अब ये लायन टेल्ड मैकाओ जो है ये केवल 3 राज्यों में पाया जाता है इंडिया में। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब दोस्तों हुआ क्या, रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में ये इंसिडेंट नज़र आया कि ये जो लायन टेल्ड मैकाओ हैं, इनके जो भी हैबिटेट है जहाँ पर भी ये रहते हैं जंगलों में, आज के समय पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो चुकी है और जंगल लगातार ख़त्म भी होते चले जा रहे हैं, है ना। इनके जो हैबिटेशन है उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है। इसकी वजह से जो ये मंकीज़ हैं दोस्तों, ये शहर में आ चुके हैं और शहर में आने के बाद में बिल्डिंग्स की छतों पर नज़र आ रहे हैं, है ना। उसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, शॉप्स पर भी नज़र आ रहे हैं, ताकि इनको कुछ खाने को मिल सके। और देखा गया कई सारी जगह पर जो भी सड़ा बड़ा जो फल पड़ा है, सब्जियाँ पड़ी हैं, उनको यहाँ पर खा रहे हैं। फूड वेस्ट है उसको यहाँ पर खा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिल रहा अपनी जगह पर। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसर्निंग सिचुएशन भी है, जहाँ पर एक ये भी ध्यान रख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से भी यहाँ पर यह प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के साथ साथ जंगल के अंदर में फूड की कमी हो गई, जिस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर यह शहर वाले रीजन में घुसना शुरू हो गए। तो ये आर्टिकल आज के समय पर आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। इसी आर्टिकल के बेसिस पर, ये तो खबर है दोस्तों, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो केवल एक सोर्स है जिसके बेसिस पर आपने पता होना चाहिए कि ये लायन टेल्ड मैकाओ है क्या। क्वेश्चन जो बनेगा वो इस मैकाओ के बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है आपसे। अब क्या पूछा जा सकता है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू हो रहा है। वो तो केवल आपका एक खबर थी, न्यूज़ थी, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा ये है। तो जैसे मैंने आपको बताया लायन टेल्ड मैकाओ। अच्छा, इसको हम लायन टेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस बंदर की पूंछ देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है लायन से, है ना। जो शेर की पूंछ होती है उससे मिलती जुलती है। ये जो मंकी की स्पीशी है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, केवल इन 3 स्टेट्स में देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर में ये प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दिन में पूरी तरह से ये एक्टिव रहने वाली प्रजाति है। आज के समय पर कर्नाटका, केरला और साथ ही साथ में एक और, मतलब केरला के अंदर में एक और जगह है जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। स्पेशली जैसे आप देख पाओगे कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया, पेरियार नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया। ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर ये लायन टेल्ड मैकाओ आज के समय पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनकी पॉपुलेशन को खतरा इसलिए भी हो रहा है लगातार हैबिटेट लॉस की वजह से। पेड़ों की कटाई हो रही है, जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, इनके पास में कुछ खाने को बच नहीं रहा है। तो अब रीज़न क्या है कि भाई अब ये सीधा शहरों में घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है, कॉफ़ी का प्लांटेशन, यूकलिप्टस का प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन, इवन हंटिंग भी की जा रही है, इनका शिकार भी किया जा रहा है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है और अभी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है आईयूसीएन स्टेटस। तो आईयूसीएन के अंदर में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति देखने को मिलती है। और साइट्स के अंदर में, साइट्स जो कि बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, वो उसको अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है कि भाई इनका जो व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पर वो नहीं हो सकता, उसमें हाईली रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी इनकी हंटिंग, शिकार वगैरह नहीं कोई कर सकता, करता है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टीज़ की चार्ज किया जाएगा।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बताइए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में इसको रखा गया है, या साइट्स के अंदर कौन से अपेंडिक्स में रखा गया, या आईयूसीएन के अंदर में कौन से लिस्ट में है। तो ये तीनों के तीनों आपके स्क्रीन पर हैं, ध्यान रखना, आपका काम यहाँ पे रहने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए यूपीएससी ने 2013 में एक प्रश्न पूछा इसी लायन टेल मैकाओ को लेकर, कि लायन टेल मैकाओ से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, कहाँ पर ये नेचुरली पाए जाते हैं। ये 4 जगह के नाम दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आप जितना देख रहे हो, जितना आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का तो नाम हमने लिया ही नहीं। अगर हम नेचुरल हैबिटेट देखें तो केवल तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ही है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं बना, न्यूज़ कुछ भी चल रही है उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नव आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी आपने आर्टिकल देखा और आर्टिकल के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा देखा, ये सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों कंपाइल करके आपको एक पीडीएफ में दिया जाता है। वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हो या ना भी निकलवाओ, आपकी मर्जी है। आप सभी तरीके से इसके बेनिफिट्स उठा सकते हो। अच्छी बात है कि ये जो पीडीएफ्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए डायरेक्ट हेल्प हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। पीडीएफ्स इकट्ठे करना, उसको सीक्वेंस में लगाना, पढ़ना एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल बन जाता है। उसको बाद में मैनेज करना, स्टोरेज का इश्यूज भी होते हैं। आजकल ऐसे तो करते हो, पीडीएफ इकट्ठे करते रहते हो डेली बेसिस पे, फिर वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। यहाँ पर वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ग्रुप में सारे पीडीएफ्स डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। जब जरूरत हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। ये भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा, इस ग्रुप में क्या है, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, मेरे फ़ायदे की बात है या नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप लोग पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर। में पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के साथ में लिंक करेंगे। पूरा मामला क्या है ज़रा इसको समझिएगा। हमारी आर्मी को अभी 27,000 AK-203 राइफल्स मिल रहे हैं थ्रू जॉइंट वेंचर प्रोग्राम। अब ये जॉइंट वेंचर प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, ये भारत और रशिया के बीच में दोस्तों प्रोग्राम किया गया है। हमारे पास में जो राइफल है पुरानी वाली, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड के एरिया के हिसाब से। तो उन्हीं राइफल्स को, पुरानी वाली राइफल्स को रिप्लेस करते हुए हमने रशिया के साथ में एक डील की है। यह डील बहुत पुरानी है दोस्तों, और इस डील के तहत हमने टारगेट किया है कि भारत और रशिया दोनों मिलकर इन राइफल्स को इंडिया में बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें सामान यूज़ होगा 70 से 100% तक वो केवल इंडिया का यूज़ हो। तो इस प्रकार का अग्रीमेंट हमने ये रशिया से किया है। तो इंडियन आर्मी आज के समय पर रशिया की जो AK-203 एसॉल्ट राइफल्स है उनको रिसीव करना इन्होंने शुरू भी कर दिया है। अभी बीच में ये रिसीविंग करनी बंद हो गई थी। रीज़न ये था कि भाई अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के समय पर फंसा हुआ था, पेमेंट डिलेज हो रहे थे, इस वजह से ये डील थोड़ी सी रुक गई थी। अभी बताया जा रहा है दोस्तों 27,000 राइफल्स जो है वो हैंड ओवर की जा रही हैं हमारे आर्मी को। ऑलरेडी कई सारे राइफल्स हमको मिल चुकी हैं। अभी यहाँ पर आर्मी को 27,000 राइफल्स दी गई, बाकी 8,000 राइफल्स आने वाले 2 सप्ताह में हमारे पास में आ जाएंगी। इसमें लगभग 25% हम खुद से अपना देश का खुद का सामान यूज़ कर रहे हैं। ये जो अग्रीमेंट है साल 2021 में किया गया था 5,000 करोड़ रुपए का, जुलाई 2021 में। और इस 5,000 करोड़ रुपए में हमने रशिया से बोला था कि आप 6,10,000 AK-203 राइफल्स बनाकर दोगे हमें, और ये राइफल्स बनाकर दोगे नहीं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करेंगे, आप इसकी टेक्नोलॉजी भी हमको ट्रांसफ़र करोगे। तो ये अग्रीमेंट दोस्तों हुआ था जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट, जिसको नाम दिया गया इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम की बॉडी को बनाया गया था 2019 में, जिसमें इंडिया की इधर से डिफेंस बॉडी और उधर से रशिया की मैन्युफैक्चरिंग बॉडी, दोनों ने साथ में मिलकर इन मिसाइल्स को इंडिया में बनाना शुरू किया।
तो स्टार्टिंग में तो बोल रहे हैं कि जो पहले 70,000 राइफल्स होंगी इनको इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें 5 से लेकर 70% तक इंडिया का सामान यूज़ होगा। बाकी उसके अलावा जो राइफल्स बनेंगे उसमें 100% लोकलाइजेशन होने वाला है। इंडिया का एक सबसे बड़ा जो यूज़ है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और अभी जैसे मैंने बोला कि 27,000 प्लस 8,000, 27,000 राइफल्स मिल चुकी हैं, 8,000 मिलने वाली हैं, और जो बाकी राइफल्स होंगी वो आने वाले 2 से 3 साल में सब की सब हमको मिल जाएंगी इस एग्रीमेंट के तहत। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में दोस्तों ऑलरेडी एक पुरानी वाली राइफल है जिसका नाम है INSAS। INSAS का फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल्स। ये राइफल्स जो हैं दोस्तों इनको हम रिप्लेस करेंगे अपनी मॉडर्न राइफल से, इस AK-203 राइफल से। AK-203 जो है ये कह सकते हो कि जो AK-47 है उसका ही यहाँ पर एक एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये तो बात हो गई हमारी न्यूज़ की कि आखिरकार चर्चा में क्या चल रहा है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेसिक डिटेल्स और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशन। तो चलिए पहले बात करते हैं इस 203 राइफल के बारे में। ये राइफल जैसे मैंने बोला AK-47 राइफल का एक एडवांस वर्जन के तौर पर देखने को मिलता है, और जो भारत की इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम था इस वाली मिसाइल को हमने रिप्लेस किया है। ये वाली मिसाइल बार बार बोल रहा हूँ, ये वाली जो राइफल है वो हमारी आर्मी यूज़ कर रही थी, नेवी यूज़ कर रही थी, एयरफोर्स यूज़ कर रही थी। लेकिन ये जो राइफल्स हम यूज़ कर रहे थे दोस्तों वो ऊंचे वाले स्तर के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए बढ़िया नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज़ नज़र आए, जैसे बार बार वो जाम हो जा रही थी या ऑयल लीकेज हो रहा था उसमें से, जिस वजह से उन राइफल्स को रिप्लेस करना बनता था। और रिप्लेस करके AK-203 बहुत एडवांस राइफल्स हम लोगों ने यहाँ पर ली। तो ये तो बात हो गई अभी राइफल्स के बारे में। दूसरी तरफ देखोगे दोस्तों तो रशिया डिफेंस के मामले में भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी कंट्री है। उसके पीछे कई सारे रीजंस आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। भारत और रशिया के बीच का मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन तेजी से बढ़ा है। ये वो देश हैं जिन्होंने आपस में डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा काम किया, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी भारत रशिया ने साथ में मिलकर बनाया, टेक्नोलॉजी हमारे पास में आई। इवन दोनों देश मिलकर दोस्तों बहुत सारी एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। इन दोनों देशों के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी होती है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब है भारत की आर्मी, नेवी और साथ ही साथ में एयरफोर्स, और रशिया की उधर से तीनों सर्विस, इन तीनों के बीच में जो अभ्यास होता है उसको नाम दिया गया है इंद्रा। तो रेगुलर बेसिस पर दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइज भी होती है। प्लस रशिया और भारत के बीच के कुछ जॉइंट प्रोग्राम्स भी नजर आएंगे, जिसके तहत बहुत सारे वेपन आइटम्स हमने बनाए हैं या बना रहे हैं। रशिया हमारी हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम, HAL टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। ये सब रशिया की मदद से हो पा रहा है। इवन दोस्तों बहुत सारे ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं जो ऑलरेडी भारत ने रशिया से परचेज किए हैं या रेंट पर भी लिए हैं हमने, जैसे S-400 ट्रियम्फ, कमोव KA-226-200, इसको इंडिया में बनाया जाएगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, T-90S भीष्म, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम, इन सब में रशिया ने हेल्प की है। इवन साथ ही साथ में आप देख पाओगे हमारी इंडियन नेवी को अपने सबमरीन प्रोग्राम्स में सपोर्ट करने के लिए भी रशिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है। हमको कई सारी चीज़ों में गाइडेंस प्रोवाइड करवाई है, असिस्ट किया है। इंडियन नेवी का जो सबसे पहली सबमरीन थी फॉक्सट्रॉट क्लास, ये रशिया से ही आई थी। इंडिया आज के समय पर रशिया पर डिपेंडेंट है अपने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए भी। इवन INS विक्रमादित्य जो हमारा इंडियन नेवल शिप है, इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया ऑपरेट कर रहा है, वो भी यहाँ पर रशियन ओरिजिन का ही है। मतलब वैसे आज तो हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत, दूसरा हमने खुद से बना लिया है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले INS विक्रांत से पहले एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, वो रशियन ओरिजिन था। तो यह है यहाँ पर रशिया का इंपॉर्टेंस इस डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव आर्टिकल पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है। आइए समझते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। तो बात यह है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस की जो प्रॉपर लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज कर दी है। यानी कुछ ऐसे पैथोजेंस जिसको लेकर प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उन पैथोजेंस को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। तो उसकी लिस्ट जो दोस्तों है वो WHO लेकर आता है। ध्यान रखिएगा वो कौन सी लिस्ट है, बैक्टीरियल पैथोजेंस प्रायोरिटी लिस्ट। इसको WHO ने अपडेट कर दिया। अपडेट करने का मतलब इसमें 2 पैथोजेंस को और ऐड कर दिया गया है। पहला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये दोनों बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज हैं दोस्तों जो कि कह सकते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब यह है कि आप एंटीबायोटिक, जैसे होता क्या है जब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया जाता है, आप बीमार पड़े हो तो आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो। एंटीबायोटिक क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बैक्टीरिया आ चुके हैं दोस्तों जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, यानी आप एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ खाओगे भी तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो उनके लिए कुछ एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके लिए एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, नए इनोवेशंस की ज़रूरत है। तो उसी की लिस्ट यहाँ पर WHO रेडी करता है। WHO ने ऑलरेडी पिछले कई सालों में बहुत सारे इस प्रकार के बैक्टीरिया को इस लिस्ट में ऐड किया है कि भैया इसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट लाइए। उसी लिस्ट के अंदर में इन 2 बैक्टीरियाज को और ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से अभी के समय पर ये खबरों में है। समझ गए? लगभग 7 साल हो चुके हैं जब से यहाँ पर इस लिस्ट को यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया है। इसमें बीच में साल्मोनेला जो है ना, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो शिगेला है, ये सारे पैथोजेंस को भी धीरे धीरे करके इन्होंने इंक्लूड कर लिया। ये वो पैथोजेंस हैं जो कि जैसे मैंने बोला ड्रग रेजिस्टेंट हैं, इन पे दवाइयों का कोई असर नहीं होता। एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्रॉपर फोकस करने की जरूरत है। इसलिए बार बार यहाँ पर WHO इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए इस लिस्ट को रेडी रखता है। समझ गए? अब रियलिटी समझो इसकी। सबसे पहले अभी हमने इतनी देर से एक वर्ड यूज किया, पैथोजन। क्या होता है पैथोजन? दोस्तों पैथोजन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, जिनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, यही पैथोजेंस हैं। यानी ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो बॉडी में जाते हैं और उसके बाद हमारे सेल्स को डिसरप्ट करते हैं, बॉडी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो यही है पैथोजेंस। ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है, यह किसी भी तरीके से फैल भी सकता है, एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। इसी की वजह से लोगों में बीमारियां देखने को मिलती हैं। कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कोविड-19 वायरस ही तो था, ठीक है? तो समझ गए? तो इन पैथोजेंस की लिस्ट रेडी करता है WHO। लेकिन इनमें से कौन से पैथोजन जिनके ऊपर दवाई सही से काम नहीं करती? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले। समझ गए? क्लियर हो गया? अब दोस्तों WHO की इस लिस्ट को अगर आप देखते हो तो इस लिस्ट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक क्रिटिकल, दूसरी हाई एंड तीसरी मीडियम प्रायोरिटी। क्रिटिकल जिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे स्पेशल फोकस करने की, उस क्रिटिकल प्रायोरिटी में देखोगे तो इन सब पैथोजेंस को रखा गया है। यहाँ पर नाम मैंने लिख दिए हैं, बड़े डिफिकल्ट से नेम है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रीडी करूँगा तो इससे अच्छा आप भी पढ़ सकते हो। तो प्रायोरिटी 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें ये वाले सभी पैथोजेंस को ऐड किया हुआ है। साल्मोनेला अभी मैंने बताया था इसके बारे में। फिर प्रायोरिटी 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस और वगैरह वगैरह, ये शिगेला वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले पैथोजेंस हैं। इसमें माइकोबैक्टीरियम और निगेटिव ग्राम को भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है? तो ये तो हो गया WHO वाली पैथोजेंस की लिस्ट। लेकिन इस प्रकार की इंडिया के पास में भी एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं IPPL, इंडियन पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है? हमने भी एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कुछ ऐसे पैथोजन जिसके ऊपर हम लोग एक स्पेशल फोकस करने की बात करते हैं। और ये वाली जो पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट है इंडिया वाली, इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, ठीक है? हालांकि हम लोग जो WHO की इस वाली लिस्ट है, पैथोजन की लिस्ट है, उससे अपने आप को बिल्कुल मैच करके चलते हैं, उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। लेकिन ये इंडिया वाली जो लिस्ट है इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही रिलीज करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, भैया इस लिस्ट को कौन सा मंत्रालय रिलीज करता है? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पेज नंबर 4 पर अगेन प्रेजेंट है। बात क्या है? प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मस्ट बी टारगेटेड। अब यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज का यहाँ पर ये कहना है, समझते हैं आइए क्या है पूरा का पूरा मैटर। हमारा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। FATF के साथ साथ एक दूसरी बॉडी है इंटरपोल, और यहीं पर एक और तीसरी बॉडी का भी चर्चा की गई है, वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, दैट इज UNODC। तो इन तीनों बॉडी के बीच में, इन तीनों बॉडी के जो हेड्स हैं उनके बीच में रिसेंटली एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर में इन तीनों हेड ने कहा है कि हमें आज के समय पर एक सख्त ज़रूरत है कि तुरंत हम कुछ ऐसे स्टेप उठाएं जिससे जो आज के समय पर गलत तरीके से लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, गलत तरीके से क्राइम कर रहे हैं, है ना, टेररिज्म को फंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस चीज़ को रोका जा सके। आतंकवाद को फंडिंग मिलती है तभी वो ग्रो हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर इन सब ने मिलकर डिस्कशंस किए, बातचीत की, एक गुहार लगाई है। तो ये पूरा का मुद्दा है दोस्तों, रिसेंटली अभी
33वां यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, उस दौरान यहाँ पर इस इवेंट में किया गया। ठीक है, वीना के अंदर में कुछ दिनों पहले ये पूरा डिस्कशन चला था, उसमें इन तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को उठाया कि भाई हमें सख्त से सख्त ज़रूरत है कि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ को या इलीगल तरीके से जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकना। क्योंकि हम लोग अभी एक टारगेट रख रहे हैं कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करना है। उस गोल में हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बड़ा टारगेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करना है, बढ़िया गवर्नेंस होना चाहिए, वो काम करना है। तो उसमें हमें ये बड़े बड़े मुद्दे, अवैध तरीके से व्यापार, अवैध तरीके से यहाँ पर ट्रेड, अवैध तरीके से क्राइम एक्टिविटीज़ और प्लस टेररिज्म, इनको रोकना ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ये भाई इनका कहना है। अब तीनों बॉडीज़ के अलग अलग, जैसे FATF के प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, इन्होंने क्या बोला, इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल ने क्या बोला, है ना, कि भाई हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना भी ज़रूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना और उसी के ज़रिए यहाँ पर फिर टेररिज्म को भी फंडिंग करना। तो ऐसे प्रोसेस को रोकने की सख्त ज़रूरत है। वो यहाँ पर इन तीनों के जो हेड्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, उनका यहाँ पर ये कहना है। तो कहोगे एग्ज़ाम में क्या है? एग्जाम में यहाँ पर इसमें से कुछ नहीं आएगा इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये तो आपको बस खाली एक परसेप्शन क्लियर हो गया कि हाँ क्या मीटिंग हुई थी और उसके पीछे का मोटिव क्या था। एग्जाम में अगर डायरेक्टली कुछ फैक्चुअल डेटास आया, स्टैटिक पोर्शंस आया, तो इन तीनों बॉडीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों FATF के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है ये एक प्रकार की इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। FATF ध्यान रखिएगा, स्पेशली इसका मेन काम होता है जो भी टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोकना। कोई भी ऐसा देश जिसमें बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, या वो आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है वो देश, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है ये FATF। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, समझ गए? तो FATF का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दुनिया भर में शांति बना के रखना, मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। इस पूरे FATF को बनाया गया था 1989 में, जब G7 का समिट चल रहा था पेरिस में, उस दौरान, कि भाई हाँ ऐसी बॉडी हमारे पास में होनी चाहिए। समझ गए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर, पेरिस में। FATF में टोटल 39 कंट्रीज प्रेजेंट हैं, जिसमें US, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये सभी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं जो इसका हिस्सा हैं। भारत FATF का मेंबर बन चुका था 2010 में ही। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बॉडी है ये दो प्रकार की लिस्ट को बनाकर चलती है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। ये लिस्ट उन कंट्रीज के लिए हैं जो आतंकवाद को फंडिंग कर रही हैं या वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रही हैं। तो जैसे इनके पास में एक ब्लैक लिस्ट आती है FATF की, जिसको हम यहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे देश जो इलीगल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को या टेररिज्म फाइनेंसिंग को, तो उनको इस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। फिर आती है ग्रे लिस्ट। ठीक है, अब ग्रे लिस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें भी कई सारी कंट्रीज को डाल दिया जाता है। समझ गए? एक वार्निंग लिस्ट भी है ग्रे लिस्ट, कि भाई हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा ऐसे काम किया तो आपको उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। समझ गए? अब ग्रे लिस्ट की जब बात आती है तो मैंने आपको बता दिया इसको वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं। क्या आज के समय पर कोई कंट्री है ब्लैक लिस्ट में? नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार, दोस्तों ये सब FATF की ब्लैक लिस्ट में है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, भाई इनको चाहे उस लिस्ट में डालो चाहे इस लिस्ट में डालो, क्या फर्क पड़ेगा इन पे? ये देश तो चल ही रहा है ना। अब फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों, ये सुनिएगा। जब भी कोई देश FATF की इन दोनों लिस्ट में से किसी लिस्ट में प्रेजेंट होता है और मान लो उस देश में एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसे पैसों की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर, वर्ल्ड बैंक के पास में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास में, यूरोपियन यूनियन के पास में सपोर्ट मांगने के लिए। ये सब मना कर देंगे, कहेंगे भैया हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, आप FATF के ब्लैक लिस्ट में पहले से प्रेजेंट है, हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये है दोस्तों यहाँ पर इसका परिणाम, ये देखने को मिल सकता है। किसी देश को कोई सपोर्ट नहीं मिलता फाइनेंशियल अगर वो इन लिस्ट में आता है तो। क्लियर हो गया FATF? अब बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। ये इंटरपोल क्या है? इंटरपोल की अपने आप में फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया भर के कंट्रीज की जो पुलिस है वो आपस में मिल जाती हैं इस कॉमन से प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जहां पर 194 मेंबर कंट्रीज प्रेजेंट है और उनकी पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करती है ना, एक दूसरे को हेल्प करती हैं कि भाई यहाँ पर ये कैदी हमारे देश का वहाँ तो नहीं, अगर है तो यहाँ पर हमारी हेल्प कीजिए। तो ऐसे प्रोसेस में यहाँ पर हेल्प किया जाता है अलग अलग देशों की पुलिस के माध्यम से। और इसी इंटरपोल का हेडक्वार्टर दोस्तों फ्रांस के अंदर लियोन में प्रेजेंट है।
और इस इंटरपोल के जरिए अलग अलग प्रकार के नोटिस भी इशू किए जाते हैं। मान लो रेड नोटिस किसी के लिए जारी कर दिया, यानी वो किसके लिए जारी किया जाता है, वांटेड पर्सन के लिए, जो अपराधी है। येलो नोटिस कोई मिसिंग है उसके लिए जारी किया जाता है कि भैया हेल्प कीजिए हमारी, सब पुलिस एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। ब्लू नोटिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग के लिए, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी के लिए। और इसमें एक स्पेशल नोटिस भी होता है, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। ये कुछ इंटरपोल के नोटिस जारी किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इस आर्टिकल की 2 बॉडीज ऑलरेडी हमने कवर कर ली। तीसरी है UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, क्योंकि इसके भी तो लीडर थे ना जिन्होंने यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। UNODC दोस्तों हाल ही में न्यूज़ में थी, मैंने मॉर्निंग वाला जो इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो होता है उसमें पढ़ाया भी था, आज से 3 से 4 दिन पहले। वहीं से सीधा उठाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो UNODC दोस्तों एक ऐसी बॉडी है, ग्लोबल लीडर है, जिसका मेन काम है अवैध तरीके से जो ड्रग्स हो रहा है या इंटरनेशनल क्राइम हो रहा है इसको टैकल करना। साथ ही साथ में टेररिज्म से लड़ने का काम भी ये बॉडी करती है। इसको बनाया गया था 1997 में 2 अलग अलग प्रोग्राम्स को आपस में मर्ज करके मिलाकर। पहला था यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और दूसरा है सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। दोनों को मर्ज करके दोस्तों ये UNODC को बनाया गया। इस UNODC के मेन फंक्शंस क्या है? लोगों को एजुकेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बताना ड्रग एब्यूज़ के बारे में, ड्रग एब्यूज़ के डेंजर्स क्या हो सकते हैं, अवैध तरीके से ड्रग्स से रिलेटेड जो क्राइम हो रहा है उसको यहाँ पर टैकल करने का काम करना। इसकी फंडिंग कौन करता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बॉडी है उसको पैसा चाहिए होता है रन करने के लिए। तो UNODC सही तरीके से डिपेंडेंट है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर, यानी अलग अलग जो गवर्नमेंट्स है वो यहाँ पर इसको फंड देती हैं, जिसके बेसिस पर ये बॉडी रन करती है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में है। ठीक है, तो पहले का हेडक्वार्टर फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में था। दूसरा इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में था और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में है। इन तीनों के हेडक्वार्टर्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है एडिटोरियल डिस्कशन की। चलिए, जैसे स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, सबसे पहला एडिटोरियल है हमारा ये वाला, आर टावरिंग हैजार्ड एंड द हाइट ऑफ पुअर इन्फोर्समेंट। 3 राइटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन तीनों राइटर ने मिलकर यहाँ पर इस एडिटोरियल को एक्सप्लेन किया है। एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में मुंबई में एक डस्ट स्टॉर्म आया, सब पूरा धूली धूल हो चुका था सब जगह पर। उस डस्ट स्टॉर्म में एक जगह पर बहुत बड़ी सी होर्डिंग, ये आप देख पा रहे हो, एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, बिल बोर्ड, और इससे भी बड़े साइज का बिल बोर्ड यहाँ पे इसके बराबर में लगा हुआ था, बहुत बड़े साइज का दोस्तों। वो गिर गया नीचे, ये आप देख पाओगे, ये बिल बोर्ड गिरा हुआ है ना नीचे। ये जो बिलबोर्ड गिरा, इससे तबाही काफ़ी खतरनाक मची, कुछ लोगों की यहाँ पर इसमें जान भी चली गई। तो वही यहाँ पर इस एडिटोरियल में इन राइटर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि हाल ही में मुंबई में जो ये इंसिडेंट देखने को मिला, इस इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आज ये हो रहा है, कल फिर से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे इंसिडेंसेस 2023 में भी देखने को मिले, 2021 में भी देखने को मिले। तो क्या हमने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। अब वो क्या करने की ज़रूरत है वो ये बताएंगी, अब आगे कर करके मैं आपको समझाता चलूँगा। राइटर पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन तीनों ने मिलकर जो आर्टिकल लिखा है इसमें ये बोलते हैं, 13 मई 2024 का ये इंसिडेंट था जहाँ पर बहुत बड़े साइज़ का, एक ह्यूज साइज़ का जो होर्डिंग है वो कॉलेप्स कर गया। और कॉलेप्स करने के बाद में जहां पे वो गिरा उसके नीचे 16 लोग प्रेजेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई। 70 लोग घायल हो गए। आप इमेजिन करो, 70 लोग घायल और 16 लोग यहां पर उनकी डेथ हो गई। तो इमेजिन ये भी कर सकते हो कितना बड़ा होर्डिंग होगा वो। और ये कहीं ना कहीं एक सीरियस क्वेश्चन उठाता है। जो ये बिलबोर्ड है ये इंस्टॉल किया गया था बिना बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑथराइजेशन के। जो BMC है मुंबई का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बिना उनसे पूछे यहाँ पर इस बोर्ड को इंस्टॉल कर दिया गया। अब जब ये पूरा हादसा हो गया तो BMC ये बोलता है कि हम एक्शन लेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे ये इलीगल होर्डिंग कैसे लगाई गई, क्योंकि इतने ह्यूज साइज को लगाना ये अप्रूव्ड नहीं है। एक प्रॉपर लिमिट है, एक प्रॉपर लिमिट साइज में यहाँ पर आप होर्डिंग लगा सकते हो। इतना बड़ा साइज लगाना अप्रूवल नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपने ये लीगल इंस्टॉलेशन कर कैसे दिया? अब राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं कि जो भी रिस्पॉन्स हुआ, जो भी कुछ हुआ, हमने फिर भी उसके बाद कोई ज़्यादा रिएक्शंस देखे नहीं कि हाँ भाई ये एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिला। भाई अब इंडिया इतना बड़ा देश बनता चले जा रहा है, एक बहुत बड़ा नाम हो रहा है, वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है इलीगल होर्डिंग्स गिरने से, तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना ज़रूरी होगा।
और अभी जो मुंबई में 13 मई को यह हादसा हुआ, इसके बाद तुरंत दूसरी जगह पर पुणे के अंदर में दोस्तों हाईवे पे एक और कोलैप्स कर गया बहुत बड़ा सा बोर्ड। बारिश हो रही थी उसकी वजह से, और वो बोर्ड सीधा एक जानवर पर गिरा, वो जानवर घायल हो गया। ये बात अभी बता रहा हूं मैं 2024 की। अब पिछले साल की बात करें, मई 2023 में फिर से पुणे के अंदर में दोस्तों एक बहुत बड़ा होर्डिंग कोलैप्स कर गया था, जिसके अंदर 5 लोग दब कर खत्म हो गए थे। फिर जून 2023 में 3 वर्कर्स फिर से दब गए थे एक बड़े से बोर्डिंग के नीचे। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स लगातार चल रही हैं होर्डिंग की। ये कोई नया सिचुएशन नहीं देखने को मिला, अभी मुंबई वाला सिचुएशन ज़्यादा वायरल हुआ तो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और क्वेश्चंस उठने लाजमी भी हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो मुंबई इंसिडेंट के केसेस में अगर हम देखें तो ये जो होर्डिंग है दोस्तों, ये 9 गुना ज़्यादा बड़ा था अपने परमिसिबल साइज से। आप इमेजिन करो, जो परमिशन दी गई है होर्डिंग लगाने की, उसका साइज इतना है, इससे 9 गुना ज़्यादा बड़ा साइज था इस होर्डिंग का। ये देख के ही लग रहा है भाई यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, पूरा पेट्रोल पंप यहाँ पर इसके नीचे दब गया। तो एक ह्यूज साइज का यहाँ पर होर्डिंग था, परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमिसिबल साइज को क्रॉस कर गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, भैया देखना चाहिए था ना, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखकर जब इतना बड़ा साइज है तो आपको एक्शन लेना चाहिए था पहले ही। साइज कम करवाना चाहिए था, उतरवाना चाहिए था सेफ्टी के साथ में, तब ये घटना नहीं घटती। आज ये जो घटना घटी है वो एक खतरनाक चीज़ है। आपको समय के साथ में एक्शन लेना चाहिए था, जो आपने नहीं लिया। अब वहीं पर राइटर ने कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन किया। वॉयलेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में बताती हैं कि क्या क्या वॉयलेशन हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारे पास में अलग अलग पॉलिसीज जो नीतियां हैं, वो एक मैक्सिमम डायमेंशन बताती है कि भैया आपका मैक्सिमम साइज इतना होना चाहिए होर्डिंग का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे शहरों के अंदर में जो ये बिल बोर्ड लगे हैं वो अपने परमिसिबल साइज से कम साइज के हैं, ठीक है, जो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी जगह पर ये बिल बोर्ड के साइज अपने परमिसिबल साइज से बड़े हैं। कोई केस करता, हाई कोर्ट में केस जाता है, कॉरपोरेशंस उसको यहाँ पर देख लेती हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता, या प्रॉपर जो हमारे पास में नियम है उनको लागू नहीं किया जाता। तो ये एक दिक्कत है। और 2017 में दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स भी जारी किए गए थे, जिनको अलग अलग कॉरपोरेशन जो कंपनियां हैं उनको इग्नोर कर दिया। कंपनियां इग्नोर कर देती हैं जो ऑर्डर्स आते हैं कोर्ट के। अरे उनको क्या फ़ायदा है, कोई केस लगेगा तो यहाँ पर लो पैसा मार दिया, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आज के समय पर ये कॉरपोरेशंस इसको इग्नोर कर रही हैं, इसी की वजह से ये सीरियस इंसिडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो क्या उनका एक्शन ला लेना एक इंसान की मृत्यु का कारण बन रहा है, ये चीज़ सही है? बिल्कुल नहीं। इस पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में जो लॉ है, नियम कानून प्रेजेंट है, कानून तो हर चीज़ के लिए है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। राइटर ने बोला है 2 इंपॉर्टेंट समस्याएं यहां पर देखने को मिलेंगी। भैया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में रेगुलेशंस हैं हमारे पास में कि भाई आप इस तरीके से रेगुलेट करोगे, लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी हमारे पास में आज के समय पर नहीं है। तो अगर लॉ को आप लागू नहीं कर पा रहे हो तो क्या ज़रूरत, हटा दो, वो भी किस काम का है? उसको लागू करना भी ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उस लॉ में भी कमी है, तो आप सबसे बढ़िया काम करो, अलग से एक बॉडी बनाओ। अलग से एक बॉडी बनाने की ज़रूरत है हमें, जो कि इन प्रकार के केसेस को देखने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जीवन का सवाल है, एक रेपुटेशन का सवाल है। तो यहाँ पर बोलते हैं एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव एनफोर्समेंट जो रिजीम है, वो हमने देखा अलग अलग जगह पर इस प्रकार की बॉडीज़ बनाई गई हैं, कई सारी जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगी। लेकिन इसको हमें अपने नेशनल लेवल पर, देश के स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की आज के समय पर एक सख्त ज़रूरत है। राइटर बोलती हैं एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर यह है, एक बॉडी होनी चाहिए, है ना, कह सकते हो इंटर डिपार्टमेंटल बॉडीज़, उसमें कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, और इन बॉडीज़ को यहाँ पर काम सौंप दो इन इलीगल होर्डिंग्स को देखने का, मॉनिटर करने का, अपने पीरियोडिक जोन वाइज और वार्ड वाइज। ठीक है, वो यहाँ पर चेक करते रहेंगे भाई बाहर जो एडवर्टीजमेंट्स के बोर्ड लगे हैं कहीं वो अपने प्रॉपर रूल्स के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दोस्तों चेक किया जा सकेगा। और जो ये मॉनिटरिंग बॉडीज़ हैं, इसमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को रखा जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है,
कुछ इंजीनियर्स भी होंगे यहाँ पर जो कि इन सब चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, हाँ भाई ये साइज़ गलत है या सही है। तो इस बॉडी का होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पर, इन सब इंसिडेंट्स को देखते हुए तो खासकर। और साथ ही साथ में राइटर बोलती हैं जो कॉरपोरेशंस हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, जो अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वो सब मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उनको प्रॉपर यहाँ पर कह सकते हो कि एक मैकेनिज्म लेकर चलना होगा जिसमें जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक है, वो यहाँ पर उनके वॉयलेशंस को रिपोर्ट भी कर सके। ठीक है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे लोगों को लग रहा है भैया ये होर्डिंग साइज़ गलत है या अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, गिर सकता है, तो वो प्रॉपर इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट कर सके जिससे तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि आगे वाला जो हादसा है वो ना हो सके। ठीक है, ये राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जो हमारी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएं इन केसेस में, और जो इलीगल आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स हैं ह्यूज साइज़ के, उनको फटाफट हटाया जाए, क्योंकि आज ये केस है कल कहीं और हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्शन लेना ज़रूरी है, और अगर आप इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देते हो तो फिर आगे फिर से यही सिनेरियो दोबारा दिखेगा, नो डाउट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पर राइटर के पूरे पॉइंट्स है जो मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन किए। अब चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर। नाउ दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स का हमारा ये वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा। आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका काम है। बहुत लंबा आर्टिकल है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, 250 शब्दों में आंसर देना है। 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है। तो बात हो रही है अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा के बारे में। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, बर्फ़ कैसी पिघल रही है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, समुद्र का लेवल कैसे बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजते हैं। तो सैटेलाइट ये सारा डेटा हमको प्रोवाइड करवाती है। तो वही बोला जा रहा है, अर्थ को ऑब्जर्व करके जो डेटा हमको मिल रहा है, उस डेटा से हमें $3 ट्रिलियन तक की इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। बहुत सारा फ़ायदा हमको मिल सकता है। वो फ़ायदा कैसे मिलेगा, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो हुआ क्या, पूरा मैटर क्या है, ज़रा इसको बेसिक से समझते हैं। एक नई रिपोर्ट आई है हाल ही में जिसका नाम है एम्पलीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। इस रिपोर्ट का कौन लाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लिख लो कहीं पर अगर लिखना चाहो तो, वैसे नोट्स में आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंपॉर्टेंट बॉडी। क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट लेकर आई है। इस रिपोर्ट ने दर्शाया है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन जो डेटा है उसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितना बड़ा यूज़ हमको देखने को मिलता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। अब क्वेश्चन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा क्या हो सकता है। इसमें हम पृथ्वी को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। अर्थ का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को लेकर जो डेटा होता है वो सैटेलाइट इकट्ठा करता है, हमको प्रोवाइड करवाता है ना। अर्थ का सरफेस हो गया, अर्थ का लैंड कवर, ओशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों को देखते हुए डेटा जो यहाँ पर हमारा सैटेलाइट कलेक्ट करेगा, हमको प्रोवाइड करवाएगा, वही हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा होगा। क्लियर। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या बोलते हैं, ज़रा इसके ऊपर गौर फरमाइएगा। पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा जो हमारे पास में आया है, ये डेटा हमारी इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन का बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकता है 2030 तक। ये बात बोली गई। पूरे दुनिया का जो यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है, पूरी पृथ्वी को जो ऑब्जर्व करके डेटा हमारे पास में प्रेजेंट किया गया है, वो लगातार ग्रो होगा आने वाले समय पर, और इसका कंट्रीब्यूशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पर होगा। हमारे टोटल दुनिया की जो जीडीपी है उसमें $3.8 ट्रिलियन यहाँ पर ये जोड़ सकेगा 2030 तक। ये एक अनुमान है। दूसरी बात, इस डेटा के अपने आप में कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स कैसे, जो ये डेटा है दोस्तों, ये क्या करेगा, ये मदद करेगा कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो पोल्यूशन है, इसको जल्द से जल्द एलिमिनेट करें या रिमूव करें। क्यों, डेटा हमको बताता रहेगा भाई, क्योंकि सैटेलाइट क्या कर रही है, हर चीज़ को मॉनिटर कर रही है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, पोल्यूशन किस लेवल पर हो रहे हैं, तो हमारे पास में तुरंत ये इन्फॉर्मेशन आएगी, हम एक्शन ले सकेंगे इन क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो एक फ़ायदा इसका ये भी है कि भाई एनवायरमेंट को फ़ायदा हम देने का काम कर सकते हैं। फिर है रीजनल अपॉर्चुनिटीज़। जो एशिया पैसिफिक रीजन है आज के समय पर, अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन को देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के ऑब्जर्वेशन डेटा का सबसे ज़्यादा डेटा यहीं से आपको देखने को मिलेगा। फिर अफ्रीका और साउथ अमेरिका का डेटा भी आपको देखने को मिलेगा।
अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन जो डेटा है इसको हम दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ में अगर और मिला दें तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवा सकेगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, इस डेटा का यूज़ हम कहाँ करेंगे, पहले ये बताइए। यूज़ भी तो समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे पृथ्वी को ऑब्जर्व करके सैटेलाइट डेटा रिलीज करेगा उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं हम डिफॉरेस्टेशन को मॉनिटर करने के लिए। जो भी जंगल, पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो सैटेलाइट तुरंत हमें दिखाएगी भाई यहाँ पे जंगल कट रहे हैं, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। जैसे अमेजन के जंगल आधे से ज़्यादा उड़ा दिए गए, जबकि अमेजन के जंगल जो है ब्राज़ील में उनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। कहीं पर डेजर्ट अगर बढ़ रहा है, जो हमारे रेगिस्तान है वो अगर बढ़ते चले जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है जैसे सहारा डेजर्ट, वो चीज़ हमको पता चलेंगी। कहीं समुद्र में जहाज़ वगैरह फंस गया है, ऑयल स्पिल हो गया है, टूट गया है, समुद्र में से बहुत सारा उस जहाज़ में तेल निकल चुका है, पूरे ओशन को बर्बाद कर रहा है, या कोरल रीफ ब्लीचिंग हो रही है, कोरल रीफ्स खत्म होते चले जा रहे हैं, ये सारा डेटा हमको मिल सकेगा। तो पहली चीज़ तो फ़ायदा क्या है इसका, ये है कि भाई इस डेटा से हम क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और निगरानी रखने के साथ साथ उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे। दूसरा यूज़ क्या इस डेटा का, वो है एग्रीकल्चर एंड प्रिसीशन फार्मिंग। हम उस डेटा का यूज़ करके अपनी फसलों को मॉनिटर कर सकते हैं, फसलों के प्रोडक्शन के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं, सटीक तरीके से एक्टिविटीज़ को यहाँ पर अपना सकते हैं, सटीक कल्टीवेशन कर सकते हैं वीट, राइस, कॉर्न का, है ना। हमारी मिट्टी का जो सॉइल मॉइस्चर है वो कैसा है, कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ रहा है ना, सूखे पड़ने के क्या चांसेस हैं, या कोई बीमारी फैल रही है, उनको भी मैपिंग किया जा सकता है दोस्तों, ताकि अपनी फसलों को प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जा सके। ये फ़ायदा है इस डेटा का। तीसरा फ़ायदा अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो मैपिंग होती है दोस्तों, अर्बन एरियाज़ की हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, है ना। जो तेज़ी से बढ़ रहे शहर हैं, चाइना, मुंबई, तो यहाँ पर अगर डेटा हमारे पास में होगा तो प्रॉपर तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इनकी प्लानिंग कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर इसका एक फ़ायदा है। प्रॉपर तरीके से हम अच्छे लोकेशन ढूंढ पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, नए रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। तो ऐसा जापान, चाइना ऑलरेडी कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े शहर बसा रहे हैं उस सैटेलाइट के डेटा का यूज़ करके। फिर उसके बाद में इस डेटा का एक और फ़ायदा हो सकता है, वो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। जो मिनरल रिसोर्सेज हमारे प्रेजेंट हैं अलग अलग जगह पर, है ना, उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना वो भी किया जा सकता है। जो वाटर रिसोर्सेज है, पानी आज के समय पर प्रेजेंट है, झील हैं, नदियाँ हैं, ग्राउंड वाटर है ना, ये कितने खतरे में है, पानी कितना कम हो रहा है, कौन कौन से पार्ट्स में कम हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकेगी ताकि हम एक्शन ले सकें, अभी से ही कुछ कर सकें फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ये यहाँ पर डेटा का यूज़ हो सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टडीज़ यहाँ पर हम लोग अलग अलग पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा क्या करेगा, ग्लेशियर्स कितने पिघल रहे हैं और एंटार्कटिक, आर्कटिक पर क्या असर पड़ रहा है, बर्फ़ पिघलकर समुद्र का स्तर कितना बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज का असर कितना भयानक हो रहा है। तो ये डेटा हमारे पास में आएगा। कहीं पर डिज़ास्टर हुआ है तो प्रॉपर मैनेजमेंट करना, है ना। हमारे पास में यहाँ पर इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है, इससे हम बड़े बड़े नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं दोस्तों, उनको भी प्रॉपर देख सकते हैं। हरिकेन्स, अर्थक्वेक, वाइल्ड फायर, कहीं जंगलों में आग लगी है, तो ये जो यहाँ पर एरियाज़ हैं दोस्तों जहाँ पर डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, प्रॉपर एक्शन भी लिए जा सकेंगे। फिर डिफेंस सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भाई आपस में जो अलग अलग देश हैं उनके बॉर्डर्स को भी मॉनिटर किया जा सकता है। कोई आलतू फालतू एक्टिविटीज़ तो वहाँ पे नहीं नज़र आ रही हैं, कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस तो नहीं कर रहा है, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, उन चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है इन डेटा से। समझ गए। फिर बात आती है कोई ट्रूप के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो हमारी मिलिट्री मूव कर रही है उस एरिया में, उसको ट्रैक किया जा सकता है। फिर बात आती है आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रॉपर तरीके से मैपिंग कर सकते हैं। जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, माया सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, उनके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा के यूजेस हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में ध्यान रखना होगा। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यह है कि इंडिया कैसे यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को हैंडल कर रहा है। हाउ डज इंडिया हैंडल दिस डेटा। इंडिया का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है दोस्तों, अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसरो इसके लिए काम कर रहा है। भाई अलग अलग देशों की जो अलग अलग देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो अपने लिए सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च कर रही हैं कि भाई हमारा जो एरिया है उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सके। वैसे यहाँ पर इसरो भी काम कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसरो को अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी बहुत सारी सैटेलाइट्स ऑलरेडी हमारे पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के पर्पस के लिए लॉन्च कर दी है।
इसरो आज के समय पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिसमें EOS-7 है जिसको फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। फिर EOS-6 है, नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में है जो ऑब्जर्व कर रही हैं पृथ्वी को और डेटा हमको प्रोवाइड करवा रही हैं। इन्हीं सैटेलाइट के साथ साथ रिसोर्स सेट जो हमारी जो लैंड एरिया है उसको ऑब्जर्व कर रही है। ओशन सेट नाम की सैटेलाइट है जो हमारे समुद्रों को मॉनिटर करने का काम कर रही है। तो इसरो ऑलरेडी दोस्तों कई सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है और उनके टारगेट्स अभी भी बहुत बड़े बड़े हैं दूसरे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना जो हमारे पृथ्वी को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म है वेदास, फुल फॉर्म है विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। ये भी इसरो का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, ये हमको प्रॉपर डेटा देता है जो सैटेलाइट से आ रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म ये है। दूसरा प्लेटफॉर्म भुवन के बारे में आपने सुना होगा। ये इसरो का जियो प्लेटफॉर्म डेटा है। सैटेलाइट की जो इमेजेस आ रही हैं वो डेटा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। फिर है मॉसडेक, मेट्रोलॉजिकल ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर, एक प्लेटफॉर्म ये भी है। ये तीनों जो सेंटर्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है जो यहाँ पर इसरो कलेक्ट कर रहा है। फिर आने वाले समय पर अगर हम भविष्य देखें तो इसरो का कुछ और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिस प्रोजेक्ट के तहत हम अगेन अपने पृथ्वी को दोस्तों क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं। निसार सैटेलाइट का आपने नाम सुना होगा। निसार सैटेलाइट में नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक निसार सैटेलाइट तैयार तो कर रहे हैं जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको अभी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट अगेन हमारे पृथ्वी को ऑब्जर्व करने का काम करेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज किस बेसिस पर हो रही हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेजेस भी हमको शेयर करेगा। समझ गए? जो ये निसार सैटेलाइट है इसका डेटा जो आएगा उससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकेंगे, क्लाइमेट चेंज पर एक्शन ले सकेंगे। क्लियर हो गया? अब इस अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा का जो भी यहाँ पर पूरा रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी बेसिक चीज़ें, बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली फॉर दी प्रीलिम्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा के अंदर में प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था क्लॉस स्क्वैब के थ्रू 1971 में। इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर इसका सबसे पहला जो फोकस हुआ करता था वो था प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ को लेकर। इसके कई सारी मीटिंग्स यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे होती रही, इसमें चीज़ों को अपडेट करते चले गए और हर साल एक एनुअल मीटिंग भी देखने को मिलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है? कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। एक एनुअल मीटिंग होती है डेवोस के अंदर में जहाँ पर 3000 पार्टिसिपेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े ग्लोबल इशूज़ को डिस्कस करते हैं, अलग अलग सेक्टर से आते हैं जिसमें इन्वेस्टर, बिजनेस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, इकोनॉमिस्ट, सेलिब्रिटीज़ एंड दूसरे वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारी प्रकार की रिपोर्ट्स को पब्लिश करने का काम भी करता है। उन मेजर रिपोर्ट्स में देखोगे तो हो गई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जिसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन लेकर आता है। दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कि ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन लेकर आता है। उसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड देन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट्स हैं जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। एक क्वेश्चन ये भी बना था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर कौन है? वो है यहाँ पर क्लॉस स्क्वैब। तो ये 3 क्वेश्चंस तो दोस्तों एक छोटे से पॉइंट से ही बनते हुए आ गए। समझ गए? क्लियर हो गया? नाउ अब चलिए आते हैं हम लोग अपने यूपीएससी मेंस क्वेश्चन के ऊपर में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो आर्टिकल है उसको ध्यान से सुनना। आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट इंडियाज रोल इन यूटिलाइजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। आपको इवैल्यूएट करना है, आपको यहाँ पर डिटेल से बताना है, मूल्यांकन करना है कि भारत का जो एक रोल है अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को अच्छी तरीके से यूज करने में, कि कैसे हम अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए डेटा यूज कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ में आपने बताना है इस पूरे प्रोसेस में इसरो का, भारत की स्पेस एजेंसी का कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका योगदान क्या है, प्लस आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं जिससे हम अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बढ़िया सा आंसर आप लिख सकते हो। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक खूबसूरत सा आंसर इसका लिख सकें। क्वेश्चन है, इसरो के योगदान और भविष्य की परियोजनाओं पर विचार करते हुए आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा के उपयोग में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें।
250 शब्दों में आंसर देना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। जैसे ही फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। नाउ यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी आती है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया गया था ना, आपको पूछा गया था स्लोवाकिया के साथ में कौन कौन से देश हैं जो अपने बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूक्रेन एंड पोलैंड। ये 5 देश दोस्तों स्लोवाकिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इसका मतलब चारों तरफ अलग अलग देश ही देश आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी इसके पास में समुद्र का एक्सेस नहीं है, ठीक है। अब स्लोवाकिया को अच्छे से देखोगे दोस्तों तो ऊपर यहाँ पर पोलैंड है, नीचे यहाँ पर आपको चेक रिपब्लिक देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये हंगरी हो गया एंड देन ये यूक्रेन हो गया, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। ये 5 देशों के नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन बन सकता है स्लोवाकिया सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ में शेयर करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो दोस्तों हंगरी है। तो हंगरी के साथ में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है स्लोवाकिया, ठीक है। मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। तो मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कीजिए और आई होप बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। बाकी आज के सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।